जाने वाले सिपाही से पूछो सुनाना चाहता हूँ और आज के शाम की शुरुआत करना चाहता हूँ। इसके पीछे एक मकसद भी है इस गीत को प्रस्तुत करने के पहले। ये गीत बिहार इप्टा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इप्टा के 75वें साल के आगाज में एक कार्यक्रम हुआ था 2018 में। उसमें ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था। तो आइए इस गीत से शुरुआत करते हैं, जाने वाले सिपाही से पूछो।
जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। साथियों, हमारा समाज और इस समाज में कवि होना, लेखक होना, अभिनेता होना बहुत जिम्मेदारी का काम है। एक कवि से, लेखक से, अभिनेता से लोगों की हमेशा यही अपेक्षा होती है कि वो सब कुछ जानते हैं। हमारे बीच इसी अपेक्षा को लेकर पटना के आलमगंज मोहल्ले में पले बढ़े फरीद खान है। फरीद खान अपने मामा परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर के साथ उनसे प्रभावित होकर इप्टा से जुड़े और इप्टा से नाटक करने लगे। नाटक करते करते कुछ बेहतर करने को वो लखनऊ गए और भारत हिंदू नाट्य अकादमी में नामांकन लिया। 1998 से 2000 तक वहीं रहे, थिएटर की ट्रेनिंग खत्म की और कुछ नाटक भी प्रोफेशनली करने शुरू किए। लेकिन कुछ और अच्छा करना था, यह सोचकर मुंबई चले आए। लिखना पढ़ना तो शुरू से ही पसंद था, उर्दू में एमए भी शायद इसीलिए किया था। कविताओं को लिखने का शौक उनको शुरू से ही था। मुंबई आए। मुंबई आने के बाद इन्होंने अपना संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष के दौर में उन्हें जी टीवी का धारावाहिक रेत, इसमें डायलॉग लिखने का काम मिला। उसके बाद सहारा वन पे आने वाले सीरियल किट्टू सब जानती है में काम मिला। उसी दौरान चंद्र प्रकाश मिश्र अपने उपनिषद गंगा के लिए कोई राइटर खोज रहे थे। फरीद खान की भेंट हुई और लगातार 3 साल तक काम किया और उपनिषद गंगा को पूरा किया। आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल के लिए भी काम किया। विवेक बूढ़ा कोडी की फिल्म पाइड पाइपर के लिए आपने लिखा, जो फेस्टिवल में तो चुनी तो गई लेकिन रिलीज नहीं हुई। संजय सोनू की फिल्म डेथ ऑन संडे का स्क्रीन प्ले, डायलॉग भी आप लिख चुके हैं। इसके अलावा नाटक, कविताओं में भी आपका सक्रिय हस्तक्षेप रहा है। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं हम सबके अजीज, हम सबके प्यारे फरीद खान को, जो आपसे अभिनय, साहित्य और विचार पे बात करेंगे। फरीद खान। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपने इतने ढेर सारे विशेषण लगा दिए कि जो सर झुक जाता है वो फिर उठाने का मन नहीं करता। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतने ढेर सारे संज्ञा विशेषण के साथ परिचय करवाने के लिए। और एक सूचना मैं ठीक कर देना चाहता हूँ, जो संजय जी ने दिया वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी थे, वो मिश्रा नहीं थे। एनीवे कोई बात नहीं। तो मैं बिना भूमिका के शुरू करता हूँ अपनी बात। और इतना ये दरअसल इतना भारी टॉपिक मुझे फिरोज साहब ने और संजय जी ने दिया, फिर भी मैंने कोशिश की है इस पर कुछ करने की। उसके पहले मैं एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। क्या हुआ एक बार कि मैं जब पहली बार जिम गया, पेट निकल आया था, थोड़ा वजन बढ़ गया था, तो मैं सबने कहा कि जिम ज्वाइन कर लो, जिम ज्वाइन कर लो। तो मैं जिम गया। तो जिम के अंदर घुसा, पहली बार जिंदगी में जिम के अंदर सब कुछ देख रहा था। एक नौसिखिए इंस्ट्रक्टर ने मुझे ऐसी ऐसी मशीन दिखाई जो मैंने कभी देखे ही नहीं थी, और इतनी सारी एक्सरसाइज बता दी कि मैं घबरा गया। वहां पहले से भी जो सीनियर थे, जो एक्सरसाइज करने वाले थे, वो मुझे बताने के लिए या इम्प्रेस करने के लिए तरह तरह के करतब दिखाने लगे। मैं उन सबसे बहुत भयानक धौंस में आ गया। तब उस जिम का जो चीफ इंस्ट्रक्टर था, उसने सबको किनारे किया और मुझे समझाया कि वे सब बातें सही जरूर हैं, लेकिन ये सब एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसलिए तुम आराम से अपनी एक्सरसाइज करो, पहले साइकिल करो, फिर पैडल करो, क्रॉस पैडल करो टाइप से, लेकिन करो जरूर, क्योंकि करने का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर ऐसा सोच रहे हो
कि आज ही ये सब कर लेना है और कल ऋतिक रोशन की तरह बॉडी बना लोगे, तो ये संभव नहीं है। मेरा ये प्रसंग सुनकर कुछ लोगों के चेहरे पे मुस्कान आई होगी, क्योंकि उनके साथ भी ऐसा हुआ होगा। क्योंकि आज की तारीख में तुमदुमल तो बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोग इस प्रसंग को अपने अनुभव से महसूस कर रहे होंगे, अपनी स्मृतियों में चले गए होंगे। जो कभी जिम नहीं गए वो भी कल्पना का इस्तेमाल करके बात को समझ गए होंगे। अब मैं बताता हूं कि ये प्रसंग बिल्कुल मनगढ़ंत है, ये झूठा प्रसंग है, ये साहित्य है जिसे सुनकर आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई वो किसी भी अभिनेता के लिए जरूरी है कि उसको उस प्रतिक्रिया को याद रखे। तो आप अगर आज का विषय देखकर किसी धौंस में या किसी दबाव में आ गए हैं तो धौंस मुक्त हो जाइए, क्योंकि अभिनेता के लिए क्या जरूरी है ये एक दिन की चीज नहीं है, ये एक हफ्ता, एक महीना, एक साल में भी समझ में आने वाली चीज नहीं है। कुछ बातों का अनुभव आपको 20 साल की उम्र में होगा, तो कुछ बातों का अनुभव 70 साल की उम्र में होगा। कुछ बातों का अनुभव तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए इन बातों से न तो घबराने की जरूरत है, न मैदान छोड़कर भाग जाने की जरूरत है। तो अभी केवल सुन लीजिए, क्योंकि आपने इस प्रसंग को सुनकर जो महसूस किया होगा, आपका शरीर उसकी स्मृतियों को रिकॉर्ड करके रख लेता है। इसलिए मेरी बातों को फिलहाल अपने जहन में रिकॉर्ड करके रखिए और इस पर जुगाली जिंदगी भर करते रहिए। जैसे गाय पघुराती है वैसे ही, ना जाने कब कौन सी बात क्लिक कर जाए, जिसे कहावत में कहते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। ये नारायण कोई और नहीं, आपका अनुभव, आपका ज्ञान, आपकी संवेदना ही है। भरत मुनि ने जब नाट्य शास्त्र की रचना की थी तो उसे पंचम वेद कहा था। पंचम वेद, संजय जी बीच में हूं करते रहिए ताकि पता चले कि लोग जगे हुए हैं, वरना ऐसा ना नहीं हो कि जी, हम ही बिल्कुल सो गए। बिल्कुल नहीं, सारे हम लोग ही जगे हुए हैं। हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं इसमें आपकी सहायता करूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशिक भाई। तो वेद का मतलब है ज्ञान। उस समय जिस वक्त नाट्यशास्त्र की रचना हो रही थी, लिखा गया लगभग 2000 साल पहले, और लेकिन उसके भी 1000 साल पहले, लगभग आज से 3000 साल पहले से नाट्यशास्त्र के होने की बात कही गई है। तो उस समय 4 वेद थे, आज भी 4 ही हैं। लेकिन जब नाट्यशास्त्र की रचना हुई तो उसमें उन चारों वेदों को शामिल किया गया। यानी उस समय उपलब्ध सभी ज्ञान नाट्यशास्त्र या नाटकों में होना चाहिए था, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए इसे पंचम वेद कहा गया, इसलिए नहीं कि वेदों के क्रम में उसका स्थान 5वां है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमें इसका आशय समझकर आज की तारीख में समझना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब अभिनेता को देखना, पढ़ना, सुनना, महसूस करना चाहिए। संभव हो तो करके देखना चाहिए, सामाजिक मर्यादा में रहकर, कानून के दायरे में रहकर। तो जो भी दृश्य है, ऐसा नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कहा है कि जो भी दृश्य है, जो भी ध्वनि है, वो सब अभिनेता के लिए है। तो वेद उस जमाने का साहित्य था जिसे ज्ञान कहा गया। तो आज का साहित्य आज के समय का वेद है, जो हमारी संवेदनाओं की रचना करता है। ऐसा मानविकी या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में ज्यादा संभव होता है, जबकि हर विषय आपके व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ तो जोड़ते ही है। ऐसी कोई किताब नहीं जिसका फायदा अभिनेता को ना मिलता हो, लेकिन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट सबसे ज्यादा आपके व्यक्तित्व में जोड़ते हैं। अब हम आते हैं, ये तो थी भूमिका।
आगे भी भूमिका से आगे की भूमिका होगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका विचार या राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, राजनीति गंदी चीज है और विचार से मुक्त रहकर हम निष्पक्ष रहना चाहते हैं, और विचार वाले लोग पक्षपात करते हैं, आदि आदि इत्यादि। ऊपरी तौर पर या सतही तौर पर ये बातें बड़ी आकर्षक लगती हैं, लेकिन आप अकेले में, एकांत में उन लोगों के बारे में सोचिएगा तो आप पाएंगे कि ये लोग ऐसा कहकर या तो अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हैं या ऐसे लोग धूर्त होते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, ऐसे लोग मासूम नहीं होते। मासूम तो वो होता है जो सिर झुकाकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों का पालन करता रहता है, क्योंकि उसमें धूर्तता नहीं है, इसलिए कुछ हद तक ये गलत भी नहीं है। हालांकि मैं सिर झुकाकर संवैधानिक कर्तव्यों के पालन को भी पूरी तरह ठीक नहीं मानता, अर्थात मैं मासूमियत को कोई तमगा नहीं मानता जिसे बिल्ले की तरह छाती पर लगाकर चले। तो पहले विचार की बात समझने की कोशिश करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग, मतलब मैं मोटे तौर पर उदाहरण दे रहा हूं, हम में से ज्यादातर लोग हत्या के तो खिलाफ हैं, हत्या के खिलाफ हैं, अर्थात हत्यारे के भी खिलाफ हैं। जो विचार के विरोध में बोलते हैं या राजनीति के विरोध में बोलते हैं, वो भी हत्या और हत्यारे के खिलाफ हैं। जी। तो एक लिटमस पेपर से उनकी जांच करते हैं। अब इतिहास में हत्याओं पे नजर डालें तो हम में से ज्यादातर लोग दारा शिको और सरमद की हत्या के भी खिलाफ होंगे, जिन्हें बादशाह औरंगजेब ने मरवा दिया था। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो गूगल करके थोड़ी मेहनत कीजिए। आप जैसे ही दारा शिको या सरमद या भगत सिंह या महात्मा गांधी की हत्या का विरोध करते हैं तो आप खुद ब खुद उस विचारधारा के खिलाफ खड़े हो जाते हैं जिसके तहत उन्हें मारा गया। या आप जैसे ही उनकी हत्या का समर्थन करते हैं, बहुत सारे लोग समर्थन करते हैं, जो समर्थन करते हैं और समाज में मिठाई बांटते हैं, तो आप खुद ब खुद हत्यारे के समर्थन में चले जाते हैं, अर्थात आपकी विचारधारा भी है और आप राजनीति भी करते हैं। केवल राजनीतिक पार्टियों का समर्थन और विरोध ही राजनीति नहीं होती। अब थोड़ी सी राजनीति को भी समझ लेते हैं। जो लोग राष्ट्र, देश, राज्य, जिला, प्रखंड, ग्राम और नगर में रहते हैं अथवा राजनीतिक मानचित्रों का पालन करते हैं, वो भी राजनीति ही करते हैं। ये सारी चीजें राजनीतिक अवधारणाएं हैं। जानवर, पेड़ पौधे और परिंदे उन मानचित्रों को नहीं मानते, इसलिए वे राजनीति नहीं करते। इंसानों के साथ ऐसा संभव नहीं है। आपने अगर भारत का नक्शा देखा होगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ, हिंदी में लिखा होता है राजनीतिक मानचित्र और इंग्लिश में लिखा होता है पॉलिटिकल मैप, अर्थात वो सांस्कृतिक मानचित्र नहीं है, वो सामाजिक मानचित्र भी नहीं है, वो भाषाई मानचित्र भी नहीं है, आदि आदि आदि। वो राजनीतिक मानचित्र है जिसके लिए हम कट मरने को भी तैयार हैं। तो इस दुनिया में अगर आप किसी भी जगह के नागरिक हैं तो ये आपकी राजनीतिक स्थिति ही है। अगर आप अपनी नागरिकता के बारे में इतना भी नहीं जानते तो अभिनेताओं के लिए मेरा सुझाव है कि आप पहले ये जाने कि आप क्या हैं, कहाँ हैं, क्योंकि बिना ये जाने कि आप क्या हैं, इस संसार में कहाँ विराजमान है, आप दूसरों की भूमिकाएं कैसे कर सकते हैं। जब आप अपनी स्थिति को जानेंगे या अपने आप को जानेंगे तभी आप दूसरों को अथवा नाटक के पात्रों को जान पाएंगे, और बिना उन्हें जाने आप अभिनय के क्षेत्र में कोई भूमिका नहीं निभा सकते। तो आपके अभिनय के लिए जरूरी है कि आप अपने पात्रों को जाने, उनकी नागरिकता को जाने, उनकी संस्कृति को जाने, आदि आदि आदि। अब इसमें कौन सी चीज मददगार होती है? अब हम बात करते हैं साहित्य की।
एक जीवन में आप कैसे दुनिया भर के पात्रों को जान पाएंगे? ज्यादा से ज्यादा आप 70-80 साल जिएंगे। अपवाद ही होता है कि 100 साल लोग जीते हैं। अमूमन 70 से 80 साल ही लोग जीते हैं। 70 से 80 साल भी पूरी दुनिया के पात्रों को जानने के लिए बहुत कम है। दुनिया भर के पात्रों से तात्पर्य है दुनिया भर की सभ्यताओं, संस्कृतियों, संस्कारों, समाजों आदि आदि के बारे में जानना। उसमें भी ऐसे पात्रों के बारे में आप कैसे जान पाएंगे जो जानवरों की श्रेणी में आते हैं? जैसे आप हाथी को कैसे जान पाएंगे? आपको चिड़ियाघर जाना पड़ेगा या पंचतंत्र पढ़ना पड़ेगा। या जो खलनायक हैं, खलनायक की श्रेणी में आते हैं, जो अनैतिक चरित्रों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए आप किसी हत्यारे को कैसे जान पाएंगे? मेरा अनुमान है, कलाकार होने के नाते यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, ज्यादातर लोगों ने किसी हत्यारे को कभी नहीं देखा होगा। अपवाद की बात मैं नहीं कर रहा, मैं सामान्य की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अमूमन फिल्मों में देखे गए हत्यारे के अभिनय के आधार पर की गई कल्पना काम आती है, लेकिन ये बहुत ही मोटा उदाहरण है। जब आप जीवन के वास्तविक चरित्रों का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि अपने आसपास के लोगों को भी आप बहुत कम जानते हैं। जैसे आप किसानों को नहीं जानते जिनका उगाया खाना आप खाते हैं। आप मजदूरों को नहीं जानते जिनके बनाए घरों में आप रहते हैं या सड़कों पर चलते हैं। आप हिंदुओं को नहीं जानते, आप मुसलमानों को नहीं जानते, तभी तो दंगा करते हैं। आप औरतों को नहीं जानते जिनकी कोख से दुनिया पैदा हुई है, आप खुद पैदा हुए। आप दलितों को भी नहीं जानते जिनके शोषण से हम सबके हाथ रंगे हुए हैं। गहराई से अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि आप अपने माँ बाप को भी नहीं जानते। पर यह बहुत ही गहरी बात, आपको इसके लिए बहुत मनन करना पड़ेगा। आप ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते जो थोड़ा सा भी आपसे अलग है या भिन्न है। जो आपसे भिन्न है, अगर आप उसे नहीं जानते हैं तो एक फायदा ये है कि उसे मारना भी आसान हो जाता है और उनकी तरफ से मुंह घुमाकर चल देना भी आसान हो जाता है। यानी अगर आप उन्हें जानने लगेंगे तो उन्हें देखने लगेंगे तो उनके दुख को अपना दुख और उनकी खुशी को अपनी खुशी समझने लगेंगे। फिर आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर काफी कुछ बदल रहा है, लेकिन आप अपनी छोटी सी जिंदगी में कैसे उन सबको जान पाएंगे? आगे बढ़ने के पहले ये याद दिला दूं, अभिनेताओं से, रंगकर्मियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो जब टेक्स्ट यानी नाटक टेक्स्ट को प्रस्तुत करे तो सब टेक्स्ट को और थीम को भी प्रस्तुत करे। थीम और सब टेक्स्ट ही किसी टेक्स्ट की या नाटक की आत्मा होती है। क्या होता है सब टेक्स्ट? आप जो करते हैं और विशेषकर जो बोलते हैं, उसका आशय, उसकी मंशा, उसका लक्ष्य, उसका उद्देश्य आदि आदि होता है सब टेक्स्ट, और अंत में व्यापक अर्थ में वो थीम बन जाता है। तो आखिर विभिन्न चरित्रों के टेक्स्ट का आशय, आशय, मंशा, लक्ष्य, उद्देश्य आदि आदि आप कैसे जानेंगे? और तो और नाटकों में तो अभिनेताओं को ही उस व्यापक लक्ष्य को प्राप्त करना होता है जिसका संकेत लेखक ने या निर्देशक ने दिया होता है। एक अभिनेता अथवा किसी भी कलाकार की पहली जरूरत है अपना अनुभव संसार बढ़ाने की, कि आपको अब बहुत कुछ दर्शकों के सामने लेकर आना है। इसके लिए जरूरी है कि आपका अनुभव संसार बढ़े। आप जीवन में हर तरह का अनुभव नहीं ले सकते, तब ऐसे में काम आता है साहित्य, सिनेमा, नाटक, कविता, इतिहास और दर्शन आदि आदि। इसमें आप कई दूसरे विषय भी जोड़ सकते हैं, जैसे कि सूचनाओं की जुगाली से भी आप कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, पर सूचनाओं को ज्ञान समझना मूर्खता होगी। आपको
दुनिया में होने वाली अधिकतर घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको अपने घर का पता मालूम होता है, स्कूल कॉलेज का पता मालूम होता है, तो उन घटनाओं में आप पाएंगे कि नाटकों के पात्रों के सब टेक्स्ट का पता है। जैसे आपकी चिट्ठी किसी पते ठिकाने पर पहुंचती है, वैसे ही चरित्र को और नाटक को भी एक विशेष पते ठिकाने पर पहुंचाना होता है। अपने अनुभव संसार को बढ़ाने के लिए जो लोग सिनेमा पर निर्भर होते हैं, उनसे अनुरोध है कि इसमें कुछ भी गलत तो नहीं है, लेकिन दुनिया की सभी भाषाओं का सिनेमा देखिए, केवल हिंदी सिनेमा नहीं देखिए, क्योंकि उसकी बहुत सीमा है, उसका संसार बहुत छोटा है। तो जब आप पूरी दुनिया का सिनेमा देखेंगे, आपका अनुभव संसार बढ़ेगा। लेकिन जितना अनुभव संसार साहित्य के माध्यम से बढ़ता है, उतना किसी दूसरी विधा से नहीं बढ़ता। ऐसा क्यों होता है? अनुभव का मतलब केवल वो नहीं होता है जो हम पर गुजरी है। अनुभव का मतलब वो भी होता है जो हम वैचारिक तौर पर ज्ञान प्राप्त करते हैं या महसूस करते हैं, खुद से तर्क करके या दूसरों से विमर्श करके। अंग्रेजी में इस अनुभव के लिए रियलाइजेशन शब्द उपयुक्त है। तो एक्सपीरियंस वो होता है जो शरीर पर गुजरी है, और रियलाइजेशन वो होता है जो हमारी आत्मा पर गुजरी है। तो साहित्य से अनुभव इस तरह बढ़ता है कि साहित्य में न तो ऑडियो होता है न विजुअल, वो आपको अपने माध्यम से जकड़ने की कोशिश नहीं करता। आपने देखा होगा कि सिनेमा हॉल या नाटक के हॉल में पहले अंधेरा करके दर्शकों को कैद कर लेते हैं, फिर वही दिखाते हैं जो फिल्म मेकर या नाटककार दिखाना चाहता है। इसके अलग तरह के फायदे हैं, लेकिन ये हमारी कल्पना को कुंद भी करता है। सिनेमा तो विशेषकर कुंद करता है, जबकि साहित्य आपको केवल शब्द देता है और निश्चित रूप से विचार भी देता है, लेकिन उसकी पूर्णता आपकी कल्पना की मदद से होती है। कल्पना में बिंब भी होते हैं, तर्क भी है, और आप अपने अनुभव से साहित्य के प्रसंगों को जोड़ते चलते हैं। जैसे शुरू में जिम के अनुभव से आपके अंदर जो प्रतिक्रिया हुई, वो साहित्य पढ़कर होने वाली प्रतिक्रिया का सबसे सतही उदाहरण है। साहित्य पढ़ने से ये भी समझ में आता है कि सत्य अंतिम नहीं होता, उसके अपने अपने संस्करण होते हैं। जब ये आप रियलाइज कर लेते हैं, तो एक आप लिबरेट होते हैं। उदाहरण के लिए मैं पृथ्वीराज चौहान का उदाहरण देता हूँ। आप सबने पृथ्वीराज चौहान का नाम तो सुना ही होगा। एक बार बोलिए हूँ। जी हाँ। तो चंद्रवरदाई का जो पृथ्वीराज चौहान है, वो हमारे लिए एक महान ट्रेजिक हीरो है। लेकिन जैसे ही आप आल्हा उदल की कहानी पढ़ते हैं, तो वही पृथ्वीराज चौहान खलनायक हो जाता है। उसी कहानी में जयचंद, जिसे हमारे देश में गद्दार कहने का चलन है, वो पृथ्वीराज चौहान की क्रूरता के खिलाफ आल्हा उदल की मदद करता है। अब इसमें से आप अगर किसी एक कहानी को पसंद करते हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास एक विचार भी है और आप राजनीति भी कर रहे हैं। अभिनेता जब दोनों कहानियों के संस्करण पढ़ता है, तो उसके अंदर अपने नायकों और तथाकथित गौरवशाली इतिहास के प्रति कट्टरता जो होती है, वो खत्म होती है। हम हमेशा बहुत कट्टर हो जाते हैं अपने गौरवशाली इतिहास को लेकर। चूंकि ये मानसिक प्रक्रिया है, तो अभिनेता के शरीर पर भी उसका असर पड़ता है, यानी मानसिकता पर असर पड़ता है। कट्टर मानसिकता के लोग शरीर से भी लचीले नहीं होते, आप ऐसा देखेंगे, अगर वे ईमानदारी से कट्टर हैं तो, क्योंकि बेईमानी कट्टरता में भी होती है। तब समझ में आता है कि साहित्य आपको लिबरेट करता है।
तब समझ में आता है कि हर किसी का अलग अलग सत्य होता है। जिस विभीषण को घर का भेदी हम कहते हैं, उसने रावण की क्रूरता समाप्त करने में भगवान राम की मदद की थी। इससे आपको न सिर्फ चरित्र के विविध आयाम पता चलते हैं, बल्कि इस अनुभव का इस्तेमाल आप दूसरे चरित्रों के निर्माण में भी कर सकते हैं। अभिनय में चरित्र निर्माण करते हुए अक्सर कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनुबा जोड़ा वाली बात चरितार्थ करनी पड़ती है। ये मैं आगे आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा। यानी साहित्य से आपको दुनिया देखने का वो नजरिया मिलता है जो अमूमन स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के दौरान या सिलेबस या पढ़ाई के दौरान मुश्किल है। इसके लिए आपको खुद ही कोशिश करनी होगी। आपके इस काम के लिए कोई आपकी मदद नहीं करने वाला है। क्योंकि साहित्य सहज उपलब्ध है, इसलिए साहित्य को ही हम कह सकते हैं कि वो आपका मददगार होगा। आप चाहें तो दूसरे किसी भी और भी माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साहित्य अपने पाठकों के भीतर जो रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, उसका असर आपके ज्ञान, मनोविज्ञान, अनुभव, विचार सब पर पड़ता है। इसलिए साहित्य आपको सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता है। मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अल्लाह, ईश्वर, गॉड सब पुल्लिंग ही क्यों है? स्त्रीलिंग भी तो हो सकता है ना। अल्लाह कहते हैं, हम सब इप्टा के लोग हैं, इप्टा की नायक जनता है, पर मैं पूछता हूं कि इप्टा की नायिका जनता है, क्यों नहीं हो सकता? साहित्य ने मुझसे जो शीर्षासन करवाया है, उसने मेरे अंदर ये साहस पैदा किया है कि मैं अपने आप से ही ये सवाल करूं। साहित्य हमारे अंदर, अब आप देखिए, जो इप्टा की नायक जनता, जनता भी स्त्रीलिंग है, की भी उसमें लगा दिया, केवल नायिका ही तो करना था। पर अनुवाद करने वाले ने इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद किया और उसने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो साहित्य हमारे अंदर कैसे संवेदना पैदा करता है, इसका प्रयोग करना चाहूंगा। प्रयोग में सोमदत्त की कविता एक मैं पढ़ना चाहूंगा, जिसको ध्यान से सुनिए। उसको पटना इप्टा ने बहुत पहले, मुझे याद भी नहीं कितने साल पहले, उसको बंदूक की परीक्षा के नाम से उसका मंचन किया था। तनवीर अख्तर उसके निर्देशक थे और रूपा झा ने उसमें अभिनय किया था। उसको ध्यान से सुनिए और स्क्रीन पर देखकर पढ़िए भी, फिर इस पर बात करेंगे। इसको संजय जी जरा सा स्क्रीन पर चला दीजिए। स्क्रीन पर आ गया? हाँ, मैं पढ़ूं? आ गया। हाँ, ये सोमदत्त की कविता है। शीर्षक है बहुत, उन्होंने जो शीर्षक लिखा है वो बहुत ही लंबा चौड़ा है। का ग्रू ए वाल्स में पूरे स्कूल के साथ तीसरी क्लास की परीक्षा। इसके बारे में छोटी सी भूमिका, जो संदर्भ है वो उन्होंने लिखी है, वो भी मैं पढ़ के सुनाऊंगा। 19 अक्टूबर 1941 को युगोस्लाव मुहिम के दौरान जर्मन सेनाएं सुमादिया क्षेत्र के कस्बे क्रागुए वाल्स पहुंची। 20 को उन्होंने गिरफ्तारियां की। उसी दिन फासिस्टों ने क्रागुए वाल्स के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल के 800 बच्चों को शिक्षकों सहित गिरफ्तार किया और गांव के पश्चिम छोर पर बनी एक कच्ची बैरक में बंद कर दिया। रात भर वहां रहने के बाद दूसरे रोज 21 अक्टूबर की सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच वे बच्चे 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 के समूहों में अलग अलग अपने शिक्षकों सहित भून दिए गए, गोलियों से भून दिए गए। 1 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 20 सामूहिक कब्रें बनी।
जर्मनों के जाने के बाद जब उस गांव और दूसरे गांव के बचे खुचे लोग वहां पहुंचे तो उन्हें कब्रों और सूखे खून से सनी मिट्टी के बीच कुछ चिंदियां मिली कागज की। वे चिंदियां चिट्ठियां थी जिनमें बच्चों ने शिक्षकों शिक्षिकाओं ने संदेशे लिखे थे अपने प्रियजनों को संबोधित आखिरी संदेश। 2 अक्टूबर 1981 को जब मैं यानी सोमदत्त 21 अक्टूबर स्मारक पहुंचा तब पहली बार दूसरे महायुद्ध में मासूमों द्वारा झेली गई यातना का मर्म मिला। क्रागुएवात्स युगोस्लाविया यात्रा की सर्वाधिक तकलीफदेह लेकिन मूल्यवान अनुभूति है। अब भी जब क्रागुएवात्स याद आता है तब उन 800 बच्चों की आवाजें, ये कविता उन्हीं की याद में। अब मैं कविता पढ़ना शुरू करता हूँ और मैं सबसे ये गुजारिश करता हूँ कि आपको इस कविता को सुनते हुए पढ़ते हुए बदन में, मन में, मस्तिष्क में जो भी प्रतिक्रिया आ रही है उसे रिकॉर्ड करते रहें अपने लिए। शाम 7 बजे। मम्मा मम्मा मुझे नींद आ रही है, पूरी क्लास को नींद आ रही है, सब जम्हाई ले रहे हैं। अभी अभी मेरा तलवा खुजाया, कई बच्चों ने तलवे खुजाए बारी बारी से। तूने मेरा नाम लिया क्या मम्मा? दरवाजे पर खड़े होके पुकारा या चेरी के नीचे से? वहां टूटी हरी बोतल का एक टुकड़ा पड़ा था, सुबह उससे बाल बाल बचा मैं। तुम्हारे साथ टॉमी भी था क्या? मुझे पुकारता, अलबत्ता उसकी आवाज मुझे नहीं सुनाई दी। क्या तुमने उसके सर के बाल खुजा दिए मेरी तरह? उसकी आवाज हमेशा पहचान जाता हूं मैं। इस वक्त जाने कितने कुत्तों की वैसी आवाजें आ रही हैं माँ, जिन्हें तू रोना कहती है। आज गणित की क्लास में नताशा को फिर ज्यादा नंबर मिले मुझे उसके बाद, मिरो को मेरे बाद, आंतिच को मिरो के बाद। पैनकेक संभाल कर रखना, वास्को अंकल को बहुत पसंद है, चट कर जाएंगे। मामा मुझे नींद आ रही है, सर को गाने सूझ रहे हैं। वे अपनी कैप घुटनों पर रखे बैठे हैं, मूंछों के नीचे हंसते हुए। आज पहली बार वे हम सबको बार बार गाना सुना रहे हैं। वे कहते हैं गाओ, दूना का गीत गाओ। दूना एक नदी का नाम है वहां पर। बियोग्राद का गीत गाओ, ये भी नदी है। दिन भर हमने गाया, पूरी क्लास ने, पूरे स्कूल ने। आज पूरा स्कूल एक क्लास में लगा है। क्लास स्कूल में नहीं लगी। 8वीं क्लास वाली सिस्टर विश्निच, अरे वही वाली जिनकी आंखें बहुत काली, जिनके बाल भुट्टे के सर में उगे रेशों के रंग से। अरे वही माँ जो पिछले साल परी बनी थी, वो अचानक दौड़ती हुई हमारी क्लास में आई, बोली, बच्चों मेरे फूलों। उन्होंने मेरे फूलों क्यों कहा मामा? हम कोई फूल हैं? बोली, बच्चों ये हमारा नया स्कूल है। जंगल में टीन से घेरा कोई स्कूल होता है क्या? कल सुबह परीक्षा होगी, तड़के शुरू हो जाएगी, हर एक की होगी, बच्चों की, टीचरों की, प्रिंसिपल की, पानी पिलाने वाली बूढ़ी आया की, स्कूल के चौकीदार सुपिच की, घंटी बजाने वाले की भी छुट्टी नहीं मिलेगी। सब एक लाइन में खड़े किए जाएंगे, फिर एक एक से सवाल होगा। सवाल बंदूक पूछेगी और हमें मुंह से नहीं अपने सीने से जवाब दे रहे होंगे। सिर्फ एक सवाल किया जाएगा हर एक से। पर्चा जर्मनी से आया है, कोई हिटलर है, उसने बनाया है, ऐसा कह के वे हंसी। हमारी पूरी क्लास हंसी। हंसते हंसते नताशा ने मुझे गुदगुदाया, मुझे खूब हंसी आई। टीचरों की परीक्षा की बात सभी को भाई। परीक्षा के डर के मारे ही प्रिंसिपल सर भी नहीं हंसे, और वो खूसट सूपिक जो हर वक्त हंसता है वो भी नहीं हंसा, और ना वो घंटी बजाने वाला। हम लोग तो खूब हंसे, सबने तालियां बजाए कि बंदूक से हम पहली बार खेलेंगे, उसके सवाल सीने पर झेलेंगे। पापा नहीं रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, हम ही हम रहेंगे, खूब मजा रहेगा, ठाए 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 होगा। हरी सिस्टर ने बताया, पूरे स्कूल से एक ही सवाल पूछा जाएगा। ऐसा क्यों है माँ कि सभी से एक ही सवाल पूछा जाएगा?
इसी स्कूल में आज रात भर रहना है और मुझे नींद आ रही है माँ। टीचर कहती अभी ब्रेड मिलेगी। टीचर ने बताया कि तुम्हें और पापा दोनों को मालूम है, सभी के मम्मी पापा को मालूम है कि हम सब रात भर यहीं रहेंगे। मामा मामा, अगले वर्ष जब मैं चौथी में जाऊंगा तो ये जो जर्मन है ना, लाल चौकोर निशान वाला, उसको चेरी पे चढ़कर अपनी गुलेल से एक पत्थर जमाऊंगा। उसने अभी थोड़ी देर पहले दूना का गीत गाती परी को बंदूक के हत्थे से नीचे गिरा दिया था। मामा, उनके मुंह का खून मेरे सामने फैला है, उसका रंग बदल रहा है। उसे देखकर मुझे डर लग रहा है। परीक्षा देकर कल जब घर आऊंगा सब कुछ बताऊंगा। अभी मेरा मुंह सूख रहा है। रात 11 बजे। पानी, मामा पानी, मुझे प्यास लगी है, भूख भी लगी है। नताशा रो रही है, मेरो और आंतिज भी जाग रहे हैं। घास गड़ने लगी है। प्रिंसिपल सर लिख रहे हैं। अभी एक चिड़िया उड़ी। आज दोपहर भी 2 कबूतर उड़ते हुए आए थे। जर्मनों ने उन्हें गिराया मार। फिर एक झुंड आया, उन्हें भी उन्होंने गिराया मार। 2 लड़कों की कमीजें उतार कर उन्होंने आग जलाई। दोनों लड़के चिल्लाए। अभी जब वे दोनों मुझे सपने में दिखे, नंग धड़ंग जर्मनों को नोचते अपनी चेरी के सामने, टॉमी उन्हें देख भौंका। मुझे हंसी आई। हंसा तो नींद खुली। मुझे प्यास लगी है, कहीं पानी नहीं दिखता। दूसरे रोज सुबह 5 बजे। मामा, पूरी क्लास अब जग गई है। तब अंधेरा था। प्रिंसिपल सर ने अपनी शानदार आवाज में कहा, खड़े हो जाओ, दूना का गीत गाओ। सबने गाया। तभी वो जर्मन आया। उसने प्रिंसिपल सर के कंधे पर बंदूक का हत्था पीछे से जमाया और हंसा। कंधे पर हाथ रखते गिरते गिरते बचते सर भी हंसे। सर जब हंसे तब डर लगा मुझे। सुबह 7 बजे। मामा, धूप निकली हुई है। हमारे क्लास की परीक्षा शुरू होने वाली है। 10-10 लड़कों के लिए एक बंदूक है। नकल से बचाने के लिए दूर दूर ले जाया गया है सबको स्कूल से। हर क्लास 10-10 पेड़ दूर है। मुझे इतनी प्यास लगी है, इतनी प्यास कि बंदूक की परीक्षा ना होती तो भाग आता मैं। सुबह 7:30 बजे। मामा, बंदूक वाले सर सामने खड़े हैं, चौकोर निशान पहने। बाद में हम उनसे गंदे जर्मन की शिकायत करेंगे। परी हमारे पीछे। उन्होंने जोर से कहा, सीने से जवाब देना है, खोलो सीने, ऊंचे उठाओ अपने सिर। अगर मैं थका ना होता तुम्हारे पेट तक उठा लेता अपना सिर। लेकिन तीनों बटन खोल लिए हैं मामा। परीक्षा शुरू। हर कोई सवाल सुनते ही दूना की तरह लहराता धड़ से नीचे लेट जाता है। मैं भी ऐसा ही करूंगा, पर चीखूंगा नहीं दूसरों के जैसे। मैं भी ऐसा ही करूंगा, पर चीखूंगा नहीं दूसरों के जैसे। फिर दौड़ता आऊंगा और पैनकेक, और झप से उस बच्चे को गोली लगती है। कविता यहीं खत्म होती है। अब मैं चाहूंगा कि अपनी बात को बीच में रोककर इसी पर केंद्रित करके जो हमारे निर्देशक हैं तनवीर अख्तर, वो दरअसल बताएं कि इसको जो जब उन्होंने पढ़ा था पहली बार तो उनकी अनुभूति जो हुई थी, वो अनुभूति क्या है जो आज तक उनको याद भी है, थोड़ी सी ही सही, और जिसने उनको प्रेरित किया इसका मंचन तक कर डालने के लिए। तो हाँ, अभी फरीद खान साहब ने सोमदत्त की आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी जी हाँ आ रही। तो हाँ, ये सोमदत्त की ये कविता पढ़ी और
ये पटना इप्टा से उस दौर का नाटक है जब हम लोग कई तरह का प्रयोगात्मक काम भी कर रहे थे। तो सबसे पहले तो था कि भाई हम थिएटर कर रहे हैं, छोटे नाटक भी करते थे, बड़े भी करते थे, और हम लोग सुना करते थे कि कविताओं का मंचन भी होता है, और साहित्य से थोड़ा बहुत कह सकते हैं कि उस तरह का लगाव जो आज है उस वक्त उतना नहीं था। लेकिन हाँ, साहित्य पढ़ता था आदमी, साहित्यकारों के बीच उठता था, बैठता था। तो इसी सिलसिले में जब बातचीत चर्चा चली तो मुझे याद है अरुण कमल जो हमारे शहर के कवि हैं, पूरे देश के प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने मुझे एक कविता निकाल के दी कि तनवीर इससे आप पढ़िए और फिर बताइएगा कैसा लगा आपको। और चूंकि ये घटना करीब मेरे ख्याल से 37 साल पुरानी है, ये 83 के 83 के आसपास हम लोगों ने किया था, और उस वक्त तो 28-29 साल की मेरी उम्र होगी, 27-28-29 ऐसे ही हो गए हम। तो जब इसको हमने पढ़ा, और उस वक्त फासिस्टों के बारे में या इन चीज़ों के बारे में सुनता रहा है आदमी और जानता रहा है, लेकिन भावात्मक स्तर पर अपने को आदमी उससे जोड़ नहीं पाया जितना इस कविता ने भावात्मक स्तर पर एक आदमी के तौर पर भी। जब कविता मैं पढ़ा और 2 बार 3 बार पढ़ा, तो उस भावात्मक स्तर पर जो झंझोरता है, जब लगता है कि ये सारी चीजें आपको दृश्य के रूप में खड़ी हो रही हैं, और अंत आते आते आपका एक जो कहते हैं कि अंदर भी जो धड़कन भी तेज होती है, आपका रोआ भी खड़ा होने लगता है उसकी भयावता देख करके, और थोड़ी देर के लिए उसके आप उस पूरे जो हादसा हुआ है उसका ट्रॉमा भी, एक उसका असर भी आप महसूस करेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इस चीज को एक तो हमने महसूस किया उस वक्त, अभी मैं याद कर रहा था। दूसरा, फिर जब इसको मंचन करने का हुआ तो मंचन के अपने प्रोसेस थे। मेरे ख्याल से अभी मंचन पर बहुत विस्तार से बात करने का शायद ये अवसर नहीं है कि इसको मंचित कैसे किया गया, क्योंकि विषय जो ये फरीद रखना चाह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं कि साहित्य का प्रभाव और कैसे पड़ता है, तो उसकी वजह से कोई उस तरह की चीज जो छोटी सी कविता हिटलर के बारे में और हिटलर के पूरे तानाशाही के बारे में बताती है, वो शायद एक मोटा उपन्यास भी आप पढ़ेंगे तो शायद अंत आते आते यही सब त्रासदी, यही सब भाव आपके दिमाग में उभरेगा। तो उसको कई लेयर पर भी हम लोगों ने संक्षेप में जल्दी में बता दे, कई लेयर पर बांटा। एक 2.5 फीट का मंच बनाया गया पीछे जो जेल नुमा था, जिसमें 20-25 लोग थे। उसमें मुझे याद है जहाँ तक अलका भी थी, मोना भी थी, शुभा भी थी, रश्मि ने इसमें परी टीचर का रोल किया था, श्रीकांत भी हैट पहन करके प्रिंसिपल के रोल में थे, पंकज भी सैनिक के रोल में थे, संजय और उपाध्याय रूपा, भी थे। हाँ संजय भी, और मैं भी हाँ कोरस में था। हाँ, अच्छा आप भी कोरस में थे। और मुझे याद है कि उस वक्त हम लोग संगीत को लेकर के रिकॉर्डेड संगीत का ही उपयोग करते थे, और बड़ी मुश्किल से कई अलाप उलाप हम लोग रेडियो से रात के 9 बजे जा करके रिकॉर्ड वहां से की रिकॉर्डिंग से लाए थे। कुछ अलापों का प्रयोग या इस्तेमाल इसमें किया गया, और मुख्य रूप से इसमें पूरी संवेदना में मुझे याद है कि अगर देखा जाए तो रूपा ने जिस तरह से, वो उम्र उस वक्त उसकी 8-9 साल की होगी, तो जिस तरह से रूपा ने इसका पाठ किया, जिस तरह से अभिनय किया, पाठ और अभिनय ही कहेंगे उसको, बातचीत किया, वो काफी ही पूरे कविता में खास जान और प्राण जिसको कहते हैं ला देना होता है। और निश्चित रूप से उसमें मुझे याद है कि चूंकि रूपा को कविता वगैरह पढ़ने का शौक रहा है, हम लोग के बीच वो कविता पढ़ती थी। नीति रंजन झा उनके पिताजी को भी खुद साहित्य और इनसे शौक रहा है, तो बच्चे अपने बेटियों को वो कविता पढ़ाते भी थे, याद भी करवाते थे। तो कई तरह से रूपा पहले भी कुछ कार्यक्रमों में कविता पाठ हम लोग के वो
कर चुकी थी। कुछ हम लोगों ने एक संगीत का फीचर किया था, उसमें भी उसने कविता पाठ की थी और उसके याद करने की क्षमता देख करके मुझे लगा कि ये लंबी कविता उसको ज़रूर याद होगी। और इसमें नीति बाबू ने घर पे मेहनत की उसके साथ और यहाँ हमने मेहनत की। नीति बाबू ने याद करवाने में और चीज़ों के बारे में मेहनत की, फिर फ्लोर पर आया है वो चीज़ और फिर आईएमए हॉल में ये खेला गया और काफ़ी ही मतलब लोगों को पसंद आया। और मुझे याद है कि इसकी पूरी स्क्रिप्ट भी हमने बिल्कुल तैयार की थी, प्रस्तुति आलेख। अब वो अब नहीं मिलता, बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा है। तो ये मेरा कुल अनुभव है। अगर कुछ छूटा होगा तो फिर पूछिएगा तो हाँ बताऊंगा। नहीं वो ठीक है। धन्यवाद। तो जो अभिनेता हैं पीयूष और नीरज खासकर, अगर अपना अनुभव साझा करना चाहे, केवल इतना कि उनको सुनकर कैसा लगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। पीयूष या नीरज? जी भैया, हाँ चूंकि ये कविता मैंने पहले भी पढ़ रखा था जी, तो दोबारा आज आपके मुंह से सुन फिर संवेदन वो चूंकि एक जर्नी शुरुआती तो जैसे लगता है इससे क्या होने वाला जो 10 लाइन आप 11 बजे तब मैं हूँ और धीरे धीरे अब क्या होने वाला, अब क्या होने वाला। अगर दर्शक की तरफ से देखें तो लगता है कि ये बच्चा अब मार देगा, और जो ही वो बोलता है कि सीना छोड़ के मैंने भी खोल लिया है और गोली चलती है, तो एक आह लगती है कि जा खत्म। ये मेरी अभी तक की भावना रही है। बहुत सही, बतौर अभिनेता इस चीजों को मैंने महसूस किया। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। और नीरज भी बोलना चाहते हैं? हाँ भैया, हाँ ये कविता हालांकि मुझे पहली बार सुनने का अवसर आपके मुंह से ही मिला। मैंने पहले कभी इस कविता से परिचित नहीं था। जैसा कि अभी पता चला कि महासचिव महोदय ने इस कविता को काफी पहले मंचन भी किया था। मैं आपके मुख से इस कविता को सुनकर जैसे लगा कि इतनी लंबी कविता है, हो सकता है मैं कुछ समय ज्यादा ले लूं, तो मुझे सुनकर कई तरह के मनोभाव आने लगे। ऐसा लगा कि ये कोई कविता है या कोई फिल्म है या कोई नरसंहार की विभत्स घटना को मैं अपने सामने घटता हुआ देख रहा हूँ। मुझे ये भी लगा कि क्या सचमुच में हिटलर का फांसीवाद और ये भयानक नरसंहार का जो ये चेहरा था, जिसको मैंने अनेक किस्से कहानियों में भी पढ़ा है, इस कविता के माध्यम से और ज्यादा निखर के सामने आया कि ये ऐसी भी कविता हो सकती है। इसमें आपकी जो हमारी कविता जब मैंने सुना तो ये रक्त की जो धमनियां है हमारी वो ठंडी पड़ने लगी, दिलों की धड़कनें तेज होने लगी। और जिस जिस तरह से इसमें भावनाएं अलग अलग खंडों में व्यक्त हुई हैं, और जो मासूम सा बच्चा है वो अपनी माँ के साथ जो संवाद करता है, घर की चीजों को याद करता है और वहां के परिदृश्य से जिस तरह से वो प्रभावित होता है, वो सारी चीजों को जैसे लगता है कि मैं खुद वहां पे पहुंच के महसूस कर रहा हूँ। और सामने मौत का साया मंडरा रहा है सभी लोगों के ऊपर, और फिर भी वो उस मौत को हंसते हंसते जेल जाना चाहते हैं। तो उनकी जो वो भावना है, उस भावना से भी मैं प्रभावित हो जाता हूँ कि क्या सचमुच में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ऐसे रणवांकुरे, ऐसे जाबाज हो सकते हैं जो बलिदान देने के लिए हंसते हंसते भी वो तैयार हो गए। तो उनकी उस भावना से भी मैं एक आंदोलित भी हो जाता हूँ। और अंत में जब वो उन्हें ले जाया जाता है काफी दूर और कुछ ग्रुप्स में ले जाकर उनको हत्या किया जाता है, जो हमारा नायक है, मासूम नायक, वो भी बिल्कुल नहीं डरता है और यहाँ तक वो यह संकल्प ले लेता है कि मैं इस बार चिल्लाऊंगा भी नहीं, मैं उस गोली को झेल जाऊंगा बिना चिल्लाए। तो इस तरह की चीजों को देख करके लगा कि पूरा फिल्म ही मैंने देख लिया और एकदम अंदर से मैं स्तब्ध हो गया। और उसके बाद वो सुनने के बाद जैसे लगा कि मैं बहुत कुछ व्यक्त भी नहीं कर पाऊंगा। इस तरह की ये ठीक भावना है, मुझे इस कविता के माध्यम से लगी। बिल्कुल सही। तो इसको सुनकर आपके अंदर जो भी घटित हुआ, उसने, आपने ध्यान दिया होगा कि उसने आपके व्यक्तित्व पर एक असर डाला है, उसने आपको थोड़ा सा बदल जरूर दिया है। इस बदलाव को याद रखिए, रिकॉर्ड कर लीजिए अपने मन में। जैसे
स्टानिस्लावस्की इमोशनल मेमोरी की बात करते हैं, वैसे ही इस अनुभूति को इमोशनल मेमोरी में शामिल कर लीजिए और इस तरह से आप साहित्य के माध्यम से अपना अनुभव संसार बढ़ाएंगे। ठीक है। जी। आप अपनी और साहित्य के माध्यम का इस्तेमाल, मतलब साहित्य को अगर आप और भी ऑडियो विजुअल के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो आशिक हुसैन का यूट्यूब चैनल है सिंपल वॉइस, वहां पर जाकर उनके द्वारा किए गए साहित्यिक रचनाओं का पाठ भी सुन सकते हैं। ठीक है। अब मैं समाप्ति की तरफ बढ़ रहा हूं, लेकिन समाप्ति के पहले मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। वेदांत के दर्शन में अक्सर कहा जाता है कि जब गुरु, मैं गुरु नहीं हूं, गुरु उंगली के इशारे से चांद दिखाए तो चांद देखो, उसकी उंगली मत देखते रह जाओ। यानी जो बातें कही गई हैं उसका आशय समझो, बातों को मत पकड़ लो। फिर मैं अपनी बात पे वापस लौटता हूं कि इतनी जिमिंग, इतनी कसरत करने की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरत है कि अभिनय एक अमूर्त कला है जिसे दर्शकों के सामने बहुत कुछ मूर्त बनाकर भी पेश करना होता है, इसलिए इतनी कसरत की जरूरत है। जैसे शरीर की मांस मज्जा होती है, वैसे ही हमारे व्यक्तित्व या आत्मा की भी मांस मज्जा होती है जिसे गठीला बनाने की जरूरत होती है। कसरत या जिम करने के बाद जैसे शरीर गठीला होता है, वैसे ही साहित्य पढ़ने के बाद आपका व्यक्तित्व गठीला होता है और गठीला व्यक्तित्व हर किसी को आकर्षक लगता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि साहित्य हमारी भाषा और हमारी अभिव्यक्ति का संस्कार करता है। धन्यवाद संजय जी, मेरी बात खत्म हुई। जी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। काफी एक तरह से कहिए कि बिल्कुल आपने नाजी का जो अत्याचार था और हिंदुस्तान के संदर्भों से जुड़ने का काम कर दिया, और एक तरह से भाव विह्वल ही सब लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं। और जो केमिस्ट्री चेंज हुई है आज लोगों की, निश्चित तौर पे उससे कुछ सवाल भी आए होंगे। तो मैं अपने सारे दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि अगर कोई सवाल आपके पास है तो फरीद खां हमारे सामने हैं, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं। साथियों, ओम प्रकाश, पीयूष, अर्पिता जी, पिताजी को सवाल करना चाहिए। शायद पीयूष कोई सवाल पूछे। जी पीयूष। चूंकि मैं जानना ये चाह रहा था कि जिसमें राजनीति की बात आई, साहित्य की पर बात हुई और विचारों को लेकर बात हुई, तो क्या राजनीतिक साहित्य जो है वो सांस्कृतिक विचारों का दोहन करती है? अगर करती है तो किस रूप में करती है? मतलब राजनीतिक साहित्य और सांस्कृतिक दोहन मैं ठीक से समझा नहीं, थोड़ा सा और स्पष्ट कीजिए। कि जो साहित्य, राजनीति साहित्य को प्रभावित करती है, तो राजनीतिक साहित्य जो था, जो साहित्य राजनीति के लिए लिखी जाती है, हाँ ठीक है, जी, वो जो सांस्कृतिक विचार हैं उसको हाँ, प्रभावित करती है? हाँ बिल्कुल करती है। तो वो करती है तो किस रूप में करती है? मतलब फिर वही बात आ जाती है, जब किस रूप में करने की बात आती है तो लेखक की मंशा क्या है, लेखक का लक्ष्य क्या है, उसके आधार पर ये समझ में आ जाता है कि वो किस रूप में उसको, संस्कृति को प्रभावित करती है। ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि
आचार्य चतुर्सेन का एक नॉवेल है आम्रपाली। ठीक है, आम्रपाली पे एक फिल्म भी बनी है, आपने देखा होगा, वो सुनील दत्त और वैजंती माला जिसमें है। हूँ करते रहिए। जी हाँ जी हम लोग सुन रहे हैं आप। तो हाँ ठीक है। तो क्या होता है उसमें कि आम्रपाली को एक शत्रु देश के एक सैनिक से प्रेम हो जाता है, और अपने देश प्रेम में वो अ, वो अब अपने प्रेमी को छोड़ देती है या गिरफ्तार करवा लेती है, ऐसा कुछ है। अभी मैं हॉलीवुड की कई हॉलीवुड भी नहीं, मतलब पश्चिम के कई वेब सीरीज और फिल्म देखता रहा हूँ, जिसमें दो देश के जो वो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो आपस में प्रेम करते हैं और देश को छोड़ के कहीं और निकल जाते हैं। अब ये दोनों अपनी अपनी संस्कृति को प्रभावित करने वाली कहानी है। आप देखेंगे कि अर्पिता जी टेक्स्ट से कुछ पूछ रही हैं, ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। तो एक तरफ राष्ट्रवाद है, जो भारत का राष्ट्रवाद है, जो किसी भी, आप ये भी ध्यान दीजिए कि वो प्रेम की कोमल भावनाओं को कुचलने को गौरवशाली मानता है, और दूसरी तरफ पश्चिम का प्रेम है जो ये मानता है कि प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है। तो इससे संस्कृति का फर्क पड़ता है। जी पीयूष काफी जी। पीयूष, शायद पीयूष समझ गए होंगे आप जो कहना चाह रहे हैं। अर्पिता जी ने सवाल किया, उससे पहले एक रूपक हैं, लगातार नियमित दर्शक हैं हमारे, और पहली बार सवाल करने का साहस जुटाया है, तो बिल्कुल नए साथी अरे हैं। साहस, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। बिल्कुल नए साथी हैं। तो उनका है कि हम अपने इमेजिनेशन करने की क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इमेजिनेशन के लिए वही बात है कि आप साहित्य पढ़िए, आप अनुभव लीजिए जीवन का। और मैंने शुरू में कहा है, अनुभव का मतलब कानून के दायरे में रहिए। ये नहीं कि आप हत्या का अनुभव ले लें। माफ कीजिएगा, कानून के दायरे में रहिए, बाकी काम कल्पना आपकी कर लेगी। एक हद तक अनुभव लीजिए, लोगों को देखिए, जानिए। मतलब लोगों को देखने में बुराई नहीं है, जैसे कि अगर आप किसी डाकू के अड्डे से घूम कर आते हैं, ये कोई बुराई नहीं, ऐसा कीजिएगा मत। मैं मतलब वो रंजीत कपूर एक बार चंबल के डाकुओं के बीच फंस गए थे मजबूरी में। उनको डाकुओं का अनुभव हुआ, तो बैंडिट क्वीन में उन्होंने कहा कि डाकू घोड़े पर नहीं चलते। वो हिंदी फिल्मों में घोड़े पे चलते हैं डाकू, सचमुच के डाकू घोड़े पर नहीं चलते। चंबल इतना उबड़ खाबड़ इलाका, वहां घोड़े नहीं चल सकते। ठीक है, और इतने पैसे नहीं होते डाकुओं के पास। खैर, ये मैं भटक गया। अनुभव आप लीजिए साहित्य के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से, और उसके माध्यम से अपने आप से जुगाली है। मैंने एक जगह जुगाली शब्द का इस्तेमाल किया, एक जगह पघुराने का इस्तेमाल किया। वो थ्रू आउट चलना चाहिए। वो वैचारिक होगा तो आपकी कल्पना में दृश्य आएंगे, कई बार दृश्य आएंगे, उससे विचार उपजेगा। तो दृश्य और कल्पना और विचार कौन किससे आ रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। जी अर्पिता हमारे जमशेदपुर की साथी हैं। उन्होंने हाँ सवाल किया है, कई बार हम टेक्स्ट में ही मशगूल हो जाते हैं, सब टेक्स्ट की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। इंटेंडेंट सब टेक्स्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि ये हर एक की समझ अलग होती है। जैसे रामायण पढ़ने और देखने का नजरिया जुदा हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही है। इसके लिए सबसे पहली जरूरत है
जो अमूमन मुझे लगता है अर्पिता जी भी करते ही होंगे कि अगर मान लीजिए कोई नाटक उठाया तो उसे किसने लिखा ये तो हम जानने की कोशिश करते ही हैं, ठीक है। उस आदमी ने किस वक्त लिखा, ये बहुत जरूरी है, किस वक्त लिखा। तो जब किस वक्त लिखा, उस वक्त आपको खुद ही खोजना होगा कि वो किसके ऊपर लिखा होगा। जैसे मैं 2 उदाहरण इस यहाँ पर दूंगा। गिरीश कार्नाड ने एक नाटक लिखा तुगलक, और इस्मत चुगताई ने एक नॉवेल लिखा है एक कतरा खून, ठीक है। तो जब आप उनका कालखंड मतलब कब लिखा गया ये जानते हैं तो आपको अचानक रियलाइज होता है कि तुगलक तो नेहरू जी है। पर ऐसा मुझे रियलाइज होता है, और मुझे जब रियलाइज होता है कि तुगलक तो नेहरू जी है, तो मैं अपने तरीके से उस नाटक को अपना सबटेक्स्ट दूंगा या थीम दूंगा। ठीक उसी तरह से कई जगह इसमें एक कतरा खून में कहानी तो करबला की उठाई है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति का जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष का नेता है कैसे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, हूबहू उसमें वो दिखने लगता है। फिर ये गौण हो जाता है कि वो करबला की लड़ाई है या पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई है। और जहां तक रामायण और महाभारत की बात है, मतलब हैरत होती है कि मुझे मेरा अनुमान है कि कम से कम 1000 राम कथा पर 1000 कहानी, कविता, उपन्यास, अब तक नाटक लिखे जा चुके हैं। वाल्मीकि रामायण से पहले भी रामायण लिखी गई, वाल्मीकि रामायण के बाद भी रामायण लिखी गई, तुलसीदास के बाद भी लिखी गई, और जैसे कि माधवी लिखा भीष्म साहनी ने, वो महाभारत का एक प्रसंग है। लेकिन जब आप उसमें से सबटेक्स्ट निकालें, आज की औरत की जो हालत है, खासकर महानगर में, आप ध्यान रखें जब आप आधे अधूरे पढ़ती हैं, आधे अधूरे में ये स्पष्ट संकेत लेखक देता है कि एक औरत को अपना घर चलाने के लिए कई लोगों के संसर्ग में आना पड़ता है। ये महानगर का जो आर्थिक दबाव है और पुरुषवादी दबाव है, उससे वो सावित्री गुजरती है। ठीक उसी तरह से एक औरत अपने प्रेमी के लिए, अपने बॉयफ्रेंड का करियर अच्छा हो जाए, उसके लिए वो कई राजाओं के साथ सो जाती है। हम इस तरह से अपने जीवन से रेफरेंसेस निकालकर ही सबटेक्स्ट गढ़ सकते हैं, और सबटेक्स्ट गढ़ने का और कोई रास्ता नहीं है। हमारा जीवन है, हमारा वक्त है, नाटककार का वक्त है, नाटक का वक्त है, ये सब है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। नीरज कुमार रंजन जी सवाल कर रहे हैं कि क्या दलित विमर्श अब भी प्रासंगिक रह गया है, या मानव शोषण, मैं सवाल पूरा कर लूं, या मानव प्लीज, अब आर्थिक असमानता की वजह से हो रहा है, जिसे हम जाति का एंगल ढूंढ लेते हैं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई सवाल नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो इस वक्त तो दलित साहित्य, दलित रंगमंच भी होने लगा है, और मराठी में तो दलित सिनेमा भी बनता है, और तमिल में तो पॉपुलर दलित सिनेमा भी बनता है, जो जिसमें रजनीकांत काम करके अपना गौरव महसूस करते हैं, जिसमें से सबसे अच्छी फिल्म है काला। काला नाम है उस फिल्म का, वो हिंदी में भी उपलब्ध है, तमिल, तेलुगु सब में उपलब्ध है। जी, एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि इप्टा जब सत्य हरिश्चंद्र करती है, इप्टा कबीरा खड़ा बाजार में करती है,
तो उसमें सत्य हरिश्चंद्र हो या अंधा युग करती है, वो पात्र जो हैं वो आम जीवन से मिलते जुलते नजर आते हैं। और पूरी कोशिश रहती है कि एक जो आइडियोलॉजिकल रेफरेंस है इप्टा का, पूरे नाटक में वो लगातार चलता रहता है, चलता रहता है। तो क्या ये निर्देशक के ऊपर संगठन का हिस्टोरिकल जो दबाव है, वो दबाव काम करता है, या निर्देशक अपने आप को ढाल लेता है कि संगठन के साथ काम करेंगे तो ऐसा करना ही है? क्योंकि अलकनंदन ने भी जब कबीर किया, उनका कबीर बिल्कुल अलग नजर आता है, और जब तनवीर अख्तर कबीरा खड़ा बाजार में करते हैं तो बिल्कुल अलग, दोनों कबीर दो ध्रुव पे खड़े हुए मिलते हैं। बिल्कुल, ये निर्देशक का अपना विचार है। अलकनंदन ने जो कबीर किया वो भी इप्टा से हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो इप्टा से नहीं हो सकता। और जो तनवीर अख्तर ने किया वो तो इप्टा से हुआ ही। जी तो बिल्कुल। भीष्म सहानी का विचार, फिर उसमें इप्टा का विचार, तनवीर अख्तर का विचार, उसमें काम कर रहे जो जितने भी अभिनेता हैं उनका सामूहिक विचार बहुत जरूरी होता है उसको आज के समय से जोड़ने या उसको प्रासंगिक बनाने में। जी। अगला सवाल एक और मेरा है, वो लगातार मुझे परेशान भी करता है। कई नाटक हम लोग इप्टा के तरफ से देखते ही हैं, और एक कई इकाइयां हैं, खासकर मैं बात करूं आंध्र प्रदेश की इकाइयां हैं, केरल की हैं, पश्चिम बंगाल की इकाइयां हैं हाँ, कि इस बात का ख्याल रखिए संजय जी, इस बात का ख्याल रखिए कि आज का विषय है अभिनय, साहित्य और विचार। बिल्कुल बिल्कुल विचार पे हम ही। अभिनय हाँ, अभिनय के दायरे में जी सब, बिल्कुल मतलब अभिनेता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। या फिल्मों की बात करें तो साउथ की कुछ फिल्में आई, कॉमरेड कर एक फिल्म आई थी, जी जिसमें कि एक लड़का है, वो एक वामपंथी छात्र संगठन से जुड़ा रहता है, और उसकी प्रेम स्टोरी चलती है। लेकिन पूरी फिल्म जिस माइंडसेट, जिस बैकग्राउंड से बनाई, उसको अगर पॉलिटिकल कंक्लूजन की तरफ ले जाती है, तो ये कितना है कि आप सामने वाले दर्शक को एक पॉलिटिकल इंड की तरफ ले जाते हैं, कि वो सूरज उग रहा है, सामने जो सूरज है, आदमी का जुलूस आ रहा है, सूरज का उग रहा है, और सूरज में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ तक दर्शक को ले जाना, ये कौन सा कंपल्सन होता है वैचारिक परफॉर्मेंस का, या जब परफॉर्म कर रहे होते हैं? फिल्मों में तो ये सब निर्णय करने वाला ये डायरेक्टर होता है, निर्देशक ही होता है। तो अब उसका अगर कोई आशावादी या वो फिल्म मैंने देखी नहीं है जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं, लेकिन अगर मुझे सुनकर ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आशावादी एंड पर वो छोड़ते हैं, तो उस डायरेक्टर का जो भी विचार है वो उसमें तो झलकेगा ही, वो उसी की वजह से वो फिल्म बना रहा है, वो इस वजह से फिल्म नहीं। मैं यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अक्सर हम कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, मैं इसको उल्टा समझता हूँ। साहित्य या कला समाज का दर्पण नहीं है, समाज ही कला का दर्पण है। तो जैसा हम दिखाते हैं, लोग, अमिताभ बच्चन अगर अपना हेयर स्टाइल लेकर आते हैं तो सब अमिताभ बच्चन की तरह हेयर स्टाइल करते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बच्चा जो दर्शक है अपने माँ बाप का, अपने माँ बाप को देखकर ही वो बोलना और चलना सीखता है, वैसे ही दर्शक भी साहित्य हो, सिनेमा हो, कला हो, कुछ भी हो, उसको देखकर ही सीखते हैं। तो जो जिसको जीवन का दर्पण कहते हैं, वो दरअसल दर्पण नहीं है, वो दरअसल हमारे लिए एक भाषा है, टूल है। जैसे इंसान का जो व्यवहार है वो हम उसका इस्तेमाल करते हैं अपनी बात कहने के लिए। तो वो निर्देशक भी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो अपनी बात कहने के लिए समाज के जो कार्य व्यापार हैं उसका उसने इस्तेमाल किया है।
और उसको वो अपने दर्शक को एक खास माइंडसेट में लेकर जाना ही चाहता, हर कोई चाहता। मतलब सी ग्रेड की फिल्म भी आपको कहीं ना कहीं लेकर जाती ही है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय दिया, और साथ ही खेद भी है कि हम लोग तकनीकी कारणों से आज फेसबुक लाइव नहीं कर सके, लेकिन समाप्त कोई बात नहीं, समाप्त हो रही है मुझे लग रहा कि YouTube लाइव चल रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हाँ, तो ठीक है। हम लोग जैसे ही समाप्त होगा ये पूरा वीडियो हमारा फेसबुक पे उपलब्ध होगा। साथियों, हमारे साथ थे फरीद खान, अभिनेता, पटकथा लेखक, जो अभिनय, साहित्य और विचार पे बात कर रहे थे। साथियों, आज का दिन और कल का दिन काफी महत्वपूर्ण है बिहार इप्टा के लिए भी। बिहार इप्टा अपना 74वां स्थापना दिवस कल मनाने जा रहा है, और अरे वाह, 15 अगस्त को ही राजभवन में इप्टा के बैनर से बिहार के राजभवन में प्रस्तुति हुई थी। और आज के दिन एक काफी पॉपुलर गीत, झूम झूम के नाचो आज गाओ खुशी के दिन, प्रेम धवन ने इप्टा के लिए लिखा था, इप्टा ने गाया था। तो आज की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं के साथ आज का कार्यक्रम हम लोग यही समाप्त करते हैं। कल आपके सामने आपसे रूबरू होंगे रितेश, जो नाटक की तैयारी को लेकर आपसे बातचीत करेंगे। आप सवाल कर सकते हैं, उनको सुनेंगे, और साथ ही साथ बिहार इप्टा का 74वां स्थापना दिवस भी हम लोग आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरीद खान जी और साथी साथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत मजा आया और काफी लर्निंग्स मिली। खासकर सोमनाथ की कविता ने बिल्कुल भावविभोर किया हम लोगों को। हम इस भावना से रूबरू करवाने के आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इप्टा जिंदाबाद। आप सबको शुभकामनाएं। इप्टा जिंदाबाद।